हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के एक पोम डस्ट ऑफ स्नो को स्टडी करेंगे जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, ये दो स्टेंजा की पोम है, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत ही बेहतरीन है। आपको ये जानना है कि पोएट का मूड एक दिन बहुत सैड था, यानी पोएट दुखी थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ होता है जो उनका सैडनेस हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। उसी के बेसिस पे ये पोम है। ठीक है, ध्यान दीजिए। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी जैसे एक कौए ने मेरे ऊपर, क्रो का यूज़ किया गया यहाँ, है ना, और हेमलॉक ट्री का यूज़ किया गया। हेमलॉक ट्री को हम लोग धतूरे का पेड़ बोलते हैं। ठीक है, जो वाइट फ्लावर्स होते हैं, जिसमें दोनों ही, चाहे क्रो हो चाहे हेमलॉक ट्री हो, ये नेगेटिव सिंबल्स हैं। ठीक है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी एक कौए ने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो गिराया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। उस डस्ट ऑफ स्नो के मेरे ऊपर गिरने से मेरे मूड में चेंज आ गया। मतलब पहले जो हम सैड थे, सैडनेस से हैप्पीनेस की ओर आ गए, यानी सैड मूड हैप्पी मूड में चेंज हो गया। और इससे क्या हुआ, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, जो दिन का कुछ हिस्सा हम दुख में रह के बिता चुके थे, वही दिन का कुछ हिस्सा अब खुशी में बीतेगा, यानी मेरा दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बच गया। र्यूड, रुइंड कहते हैं, RUINED, रुइंड। रुइंड मतलब बर्बाद होना। उसी रुइंड को पोएट जो होते हैं, पोएटिक लाइसेंस के बेसिस पे वर्ड को अपने स्टैंजाज में राइमिंग क्रिएट करने के लिए चेंज करते हैं। तो रुइंड को यहाँ पोएट ने क्या लिखा, र्यूड। ठीक है, ये इस पोम का मतलब है कि जैसे ही एक कौए ने मेरे ऊपर हैमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो गिराया, मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया। मैं पहले सैड था, अब मैं हैप्पी हो गया, और इससे मेरा दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बच गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि अब पोम में ना आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए। पोम में आपको राइमिंग स्कीम लिखने आना चाहिए। कैसे राइमिंग स्कीम लिखते हैं, ध्यान दीजिए। राइमिंग स्कीम के लिए हर लाइन के लास्ट वर्ड को गौर करेंगे, जैसे क्रो, मी, स्नो, ट्री। ठीक है, क्रो, क्रो को हम लोग ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और जैसे ही क्रो के बाद हम लोग मी बोलेंगे, तो क्या क्रो और मी का साउंड राइम कर रहा है? नहीं। तो मी के लिए हमें बी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट वर्ड है थर्ड लाइन का, स्नो। देखिए, स्नो और क्रो राइम कर रहा है, क्रो स्नो राइम कर रहा है, तो हम इसके लिए ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने क्रो के लिए ए रखा था। और ट्री मी से राइम कर रहा है, तो जब हम मी को बी माने हैं, तो ट्री के लिए भी बी लेना होगा। तो इस फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या हुआ, ए बी ए बी। ठीक है, अब अगर नीचे आए हम, हार्ट, हार्ट का यूज़ करें, तो हार्ट ना ही क्रो से राइम कर रहा है, ना ही मी से राइम कर रहा है। हार्ट के लिए हम सी का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मूड। मूड ना ही क्रो से राइम कर रहा है, ना ही मी से राइम कर रहा है, ना ही हार्ट से राइम कर रहा है, तो हम इसके लिए डी का यूज़ करेंगे। अब आते हैं पार्ट। पार्ट जो है ये हार्ट से ही राइम कर रहा है, इसलिए हम इसके लिए सी का यूज़ करेंगे। और रुइन, र्यूड, ये मूड से राइम कर रहा है। देखिए, राइम हो गया ना, मूड और र्यूड राइम कर रहा है, तो इसके लिए हम डी का यूज़ करेंगे, क्योंकि मूड के लिए हमने डी लिया। तो इस पोम की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, आई होप कि आपको राइमिंग स्कीम लिखने समझ में आ गई हो। और मैंने बताया ना कि ये जो वर्ड है ये रुइंड है, लेकिन पोएट ने राइम क्रिएट करने के लिए, मूड और र्यूड राइम क्रिएट करने के लिए रुइंड को र्यूड लिखा। ठीक है, अब आपको इस पोम के बारे में और कुछ बता। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहला लाइन है, द पोम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। ये पोम ऐसे सीन को बता रहा है जहाँ पोएट जो है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री।
हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ क्रो, एक क्रो के मूवमेंट के कारण सम फाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, पोएट के ऊपर डस्ट के कुछ स्नो के कुछ बेहतरीन हिस्से गिर गए। हेयर द हेमलॉक ट्री एज वेल एज द क्रो आर सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम। यहाँ जो है हेमलॉक ट्री और जो क्रो है वो सैडनेस और ग्लूम यानी दुख और निराशा के प्रतीक हैं। जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वॉज इन द ओपनिंग सीन, जैसे ओपनिंग सीन में पोएट का मूड था। दिस पोम हाईलाइट्स द अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड टाइनी थिंग्स। ये पोएम जो है नेचर के, प्रकृति के अविश्वसनीय जो उपचार करने की शक्ति है और नेचर के पास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उपचार कर सकती हैं उसके पावर को हाईलाइट करती हैं। फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ, चाहे किसी का मूड बुरा हो, चाहे किसी की हेल्थ बुरी हो, देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी क्योर्ड बाय नेचर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नेचर के द्वारा क्योर नहीं हो सकती है। द स्नो इंस्टेंटली makes him sorry 5 number point, the poet was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him। एक दिन पोएट बहुत बैड डे के रूप में महसूस कर रहे थे, यानी उनका दिन अच्छा नहीं था, वो सैड महसूस कर रहे थे जब एक क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिराया। द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर, हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर। और ये स्नो जो उनके ऊपर गिरा इससे उनका दिन अच्छा हो गया, मूड अच्छा हो गया और उनका जो दिन है वो बेहतर हो गया। द फैक्ट दैट द हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस कंबाइंड विद द क्रो बीइंग द इंडिकेटर ऑफ डूम एंड फियर। सच तो ये है कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, साथ ही साथ यहाँ पे क्रो का भी यूज़ किया गया जो किसी न किसी निराशा या अपशगुन का प्रतीक है। लेकिन इस पोएम में आर यूज्ड इन द पोम आर द कैरियर्स ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ पोएट इज आयरनिकली। लेकिन इस पोम में क्रो का और हेमलॉक ट्री का यूज़ नेगेटिव चीज़ों के रूप में करके भी पोएट ये दिखा रहे हैं कि वो मेरे जीवन में हैप्पीनेस लाए हैं। ये आयरनिकली है, यानी एक विडंबना है कि प्रकृति की कुछ ऐसी चीज़ें जिसको लोग नेगेटिव मानते हैं वो किसी न किसी के लिए पॉजिटिव होती है। The poet highlights that sometimes creatures linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness। पोएट ऐसा कहते हैं, ऐसा विचार रखते हैं या ऐसा दर्शाते हैं कि कभी कभी क्रिएचर में जो चीज़ें नेगेटिव मानी जाती हैं, जिन चीज़ों को लोग नेगेटिव मानते हैं, वो किसी की लाइफ में एक बदलाव लाने का माध्यम होती है, खुशी लाने का माध्यम होती है। बीइंग आउटडोर इन नेचर with all its unpredictability can benefit anyone anywhere at any time। अगर आप नेचर में जा कर के नेचर को एंजॉय करते हैं तो नेचर के पास एक ऐसी अविश्वसनीय ताकत है जो किसी को कभी भी कहीं भी फायदा दे सकती है ना। इस पोम का जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक टोन है, आशावादी टोन है, और इसका जो थीम है कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन है, या फिर आप कह लें द हीलिंग पावर ऑफ नेचर है, या फिर आप कह लें लिटिल थिंग्स मेक ह्यूज डिफरेंस, छोटी चीज़ें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ठीक है, आई होप कि इस पोम को आप समझ चुके हों और यहाँ पे हम इस पोम को कंप्लीट मानते हैं। आप इसको स्टडी कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।